अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईसोफिगस। ठीक है, तो ईसोफिगस का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें मेनली जो है हमने पढ़ना क्या है, इसके डिसऑर्डर्स हैं काफ़ी सारे। एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इसके अलावा जो है यूक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हम ईसोफिगस की सबसे पहले एनाटॉमी देख लेते हैं कि नॉर्मल एनाटॉमी जो है वो इसकी क्या है। डेफिनेशन तो आपको पता होगी कि ये क्या होती है। एक होलो हाईली डिस्टेंसिबल मस्क्यूलर ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड करती है कहाँ से, एपिग्लोटस से लेकर गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन तक, जहाँ पे इसने जाके मीट करना है किसको, स्टमक को। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये करती है रन, और ये किसकी पोस्टीरियर होती है, ट्रेकिया की पोस्टीरियरली रन करती है। इसके दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है अपर, ठीक है, जिसे कहते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, और एक होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं कि जो फूड है वो बैक फ्लो ना करे, मतलब दोबारा से मुंह में ना आ जाए। लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो नॉर्मली क्लोज रहता है, लेकिन जब हम फूड खाते हैं, जब फूड की पैसेज होती है तो वो ओपन कर जाता है। और ये किस तरह से मेंटेन होती है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जो मतलब टोन होती है वो मेंटेन रखते हैं कुछ नर्व्स, ऐसी नर्व्स जो कि उसे मेंटेन रखती है, उसका प्रेशर उसको क्लोज रखती है, और इस वजह से फूड जो है वो रिगर्जिटेट नहीं करती, वो रिफ्लेक्स नहीं करती। अगर लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, नर्व्स की मतलब नर्व्स जो हैं उसके डिजनरेट कर जाएँ, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्फिंक्टर है ये ओपन को ओपन रहेगा। ओपन रहने की वजह से क्या होगा कि फूड कंटेंट जो स्टमक का है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा, और इस तरह से जब म्यूकोज़ा एक्सपोज होगी एसिडिक फूड से, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह भी हो सकती है, और बहुत अरसे बाद पहले एसोफेजाइटिस होगा, उसके बाद जो है ना वहाँ पे मेटाप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, और मेटाप्लेजिया के बाद वो लीड कर सकती है कार्सिनोमा की तरफ। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जर्ड। जर्ड का मतलब होता है गैस्ट्रो एसोफेजियल कहना जो है ना रिफ्लेक्स होता है बार बार। ये हम डिटेल से इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैंने बस बताना था आपको कि एनाटॉमी किस तरह से होती है। उसके बाद हम ये करते हैं कि इसकी एपिथीलियम कौन सी होती है। जो इसकी इनर लेयर में जो एपिथीलियम होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम अगर लोअर लेवल पे सपोज करें यहाँ पे अगर ये कन्वर्ट हो जाए, मेटाप्लेजिया हो जाए कोलमनार के अंदर, तो हम इसे कहते हैं बैरेट एसोफेगस। ठीक है, वो भी हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, ये भी आपके एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हम इसके देखते हैं कुछ और एनाटॉमी, तो हमें क्या नज़र आता है। अब इसमें ये है कि आपकी नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस पूछी होती हैं, लेकिन मेनली जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके यहाँ पे तो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ईएनटी के अंदर ना आपका चैप्टर दिया होगा इसोफिगस का। ठीक है, बिल्कुल एंड पे जाके इसोफिगस के चैप्टर के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शंस करनी है। उसके अलावा वहाँ पे जर्ड भी दिया हुआ है, बहुत कुछ और भी दिया हुआ है, लेकिन वो आपने नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये करना है। और इसके अलावा इसोफिगस के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली गई है तो फिर हम ईएनटी के अंदर कैसे मैनेजमेंट करेंगे वो आपने वहाँ से करना है। बाकी जो है सिर्फ कंस्ट्रक्शंस करने हैं तो वह मैं आपको अभी करवा देती हूँ। इसकी मेनली जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 4 हैं, 4 भी लिखी होती हैं, कहीं पे 3 भी लिखी होती हैं। ठीक है, दोनों हो सकती हैं, आपने 4 मेंशन करनी है। हमारी कंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी होती हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि नॉर्मली तो क्लोज होती है, नो डाउट ये क्लोज होती है, लेकिन फिर भी किस जगह से ये ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्ट की होती है। इसके अंदर सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है सबसे ऊपर के लेवल पे, आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला लेवल, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है क्रिकोफ्रेंजियल कंस्ट्रक्शन। ये वो जगह होती है जहाँ पे फेरिंक्स और इसोफिगस जो है वो स्टार्ट होते हैं। क्रिकोफ्रेंजियल जो कंस्ट्रक्शन होती है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होती है, और सबसे नैरोस्ट जो होता है ना वो इसोफिगस यहीं पे होता है। सेकंड होती है, और ये किस लेवल पे होती है, ये C6 के लेवल पे होती है, मतलब वर्टिब्री ये होती है इसके पीछे। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस कितना होता है तो ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होती है। अब 15 सेंटीमीटर हम कहाँ से ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, ये मैंने आपके ऊपर जो ये ड्रॉ किया मैं, ये वाले ये होते हैं इंसाइजर टीथ। ठीक है, हम इंसाइजर टीथ से लेकर इसका डिस्टेंस लेते होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारा कितना बंदा 15 सेंटीमीटर बन गया। सेकंड जो कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है एट द आर्च, मतलब जहाँ पे एओर्टा पास करती है। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये वाली जिस तरह से रन कर रही है ये एओर्टा है। ठीक है, ये वाली एओर्टा है। ये जो एओर्टा है जहाँ पे T4 मैंने लिखा हुआ है, और ये कितने डिस्टेंस पे होती है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होती है। तो सेकंड आपकी कौन सी होती है, जहाँ पे एओर्टा जो है, आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो पास कर रही होती है एट द लेवल ऑफ T4, और कितने डिस्टेंस पे, ये 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। जो थर्ड कंस्ट्रक्शन होती है इसकी वो होती है
T5 के लेवल पे, ठीक है। ये T5 आपको हो, और कितने डिस्टेंस पे होती है, 28 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होती है। और किस वजह से होती है, ये होती है हमारे जब ब्रोंकस आ रहा होता है लेफ़्ट, ये मैंने हल्का सा ड्रॉ किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ब्रोंकस है। ब्रोंकस जो है लेफ़्ट ब्रोंकस जब पास करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है। सो ये किस डिस्टेंस पे होती है, 28 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होती है। फिर लास्ट जो होती है वो होती है जब डायफ्राम पास करता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये डायफ्राम जो है पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ से जो है ना डिस्टेंस इंसाइजर से होता है 40 सेंटीमीटर का, और ये T10 के लेवल पे होती है, और सबसे लोवेस्ट जो होती है वो कंस्ट्रिक्शन होती है। सो ये इस तरह से मैंने आपको दिखा दी हैं 4 कंस्ट्रिक्शन आपकी हैं इसोफेगस के अंदर नॉर्मल, जो कि आपने याद रखनी है ENT के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसोफेगस के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि पढ़ना ज़रूरी हैं, और कौन कौन से इसमें से UQ आया हुआ है। सो आपके सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसोफेगस को कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसोफेगस इज़ अ मस्कुलर ट्यूब विच इज़ यूज्ड फॉर पैसेज ऑफ फूड, ठीक है। फूड बोलस जो है वो ओरल कैविटी से होकर स्टमक तक पहुंचाता है, कौन, इसोफेगस। सो इसको नॉर्मल जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करनी चाहिए। अगर इसके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है, या फिर वो बोलस को लेके ना जाए किसी भी वजह से, तो उससे हम कहते हैं कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो उसमें कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। सबसे पहली जो एबनॉर्मलिटी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे वो है ऑब्स्ट्रक्टिव। इसमें कौन सी थी, मैकेनिकल भी होती है और फंक्शनल भी होती है। मैकेनिकल का मतलब ये है कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से जो है वो पास नहीं कर पा रही। और फंक्शनल कब होगी, जब फंक्शनल का मतलब ये है कि उसकी नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है, या फिर जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं करता, वो ओपन नहीं होता जब फूड ने ऊपर से आना होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्लेजिया। सो आपको जो एक्लेजिया दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका UQ है। नेक्स्ट जो एब्नॉर्मलिटी लिखी हुई है वो लिखी हुई है डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम का मतलब ये है कि इसोफेगस का आउट पाउचिंग हो जाना, जहाँ पे जो वीक वॉल होती है। मेनली ये कहाँ पे होती है, ये इसोफेगस के अपर पार्ट पे होती है जहाँ पे फेरिंग्स होती है, ठीक है। ये अगर अपर पार्ट सपोज करें, यहाँ से पोस्टीरियरली जो होती है इस तरह से आउट पाउचिंग हो सकती है किसकी, इसोफेगस की। इसे हम कहते हैं ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। उसके बाद आपका दिया हुआ है एक्टोपिया। एक्टोपिया का मतलब ये होता है, सपोज करें कि ये मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर कोई से भी जो है ना म्यूकोज़ा बन जाए। अब ये म्यूकोज़ा जो होता है मेनली वो नॉर्मल नहीं होता। ये म्यूकोज़ा कहाँ से आता है, ये इनलेट पैच होता है। इनलेट पैच कहाँ से आता है, ये कोई डेवलपमेंटल रेस्ट मीन कोई भी इस तरह का कोई भी जो हिस्सा है वो यहाँ पे रह जाए अगर डेवलपमेंट के दौरान, तो वो ग्रो करने के बाद वहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है। एसिड की प्रोडक्शन भी हो सकती है। समझ लें आप कि अगर सपोज करें स्टमक का कोई म्यूकोज़ा है, वो स्टमक पे होना चाहिए था, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा जो उसका पार्ट है वो इसोफेगस की अंदर की वॉल में रह गया है। वहाँ रहने की वजह से उसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा ये इनलेट पैच होता है, एसिड की प्रोडक्शन करवा सकता है, इसे हम कहते हैं एक्टोपिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वैस्कुलर डिजीज़। वैस्कुलर डिजीज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ये आपने एसोफेजियल वेरिसेस सिर्फ वहाँ आपने लीवर के अंदर पढ़ना है कि एसोफेजियल वेरिसेस किस तरह बनती होती हैं। नेक्स्ट है आपका इसोफेजियल वेब। इसोफेजियल वेब जो है वो आपका ENT के अंदर भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और ये किस रीजन पे होता है, ये इसोफेगस के बिल्कुल अपर पार्ट पे जो ना वहाँ पे वेब बन जाता है, जिसकी वजह से जो इंसान है वो जो फूड है वो इनगल्फ नहीं कर सकता, उसको डिस्फेजिया हो जाता है, मेन उसको डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इसोफेगस के अंदर कोई लैसरेशंस या कोई टीयर प्रोड्यूस हो जाए। अब टीयर की जो है वो 2 टाइप्स लिखी हुई है। एक लिखा हुआ है मिलिट्री वेस्ट टीयर जो कि लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है, ठीक है। सपोज करें कि ये इस तरह से जो थी यहाँ पे इसोफेगस ड्रॉ की है मैंने, अगर इसको लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से जो है ना कोई टीयर प्रोड्यूस हो जाए अंदर की तरफ से, कहते हैं मिलिट्री वेस्ट टीयर। अगर ये टीयर इतना ज़्यादा हो जाए कि पूरी की पूरी मस्कुलर वाल को जो है वो खोल दे, पूरी की पूरी मस्कुलर वाल जो है वो रप्चर कर जाए, उसे हम कहते हैं बोर हीव सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ना है, ये आपकी MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका एसोफेजाइटिस। एसोफेजाइटिस का मतलब ये है कि इसकी इन्फ्लामेशन हो जाना किसकी, इसोफेगस की। वो किसी केमिकल के रीज़न की वजह से भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई रिफ्लेक्स भी हो सकता है। रिफ्लेक्स किसका होगा, फूड पार्टिकल का होगा, जिसमें हमने पढ़ना है जर्ड पढ़ना है। उसके बाद इओसिनोफिलिक भी होता है। सो आपने सिर्फ उसे जर्ड जो है वो SCQs के लिए करना है, बाकी सारे जो है वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद है आपका एक टॉपिक मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या होता है कि इसोफिगस के अंदर जो नॉर्मल एपिथेलियम होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, लेकिन अगर लोअर जो इसोफिगस का लोअर पार्ट होता है, इसकी जो अंदर से मिकोजा होता है, एपिथेलियम जो होती है, अगर वो चेंज हो जाए कि इसके अंदर कोलमनार एपिथेलियम के अंदर, क्योंकि बार बार वहाँ पे एसिडिक कंटेंट आ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे मेटाप्लेजिया हो जाता है। इसे हम कहते हैं बैरेट एसोफिगस, और ये भी आपके एससीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं ट्यूमर्स। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्यूमर्स का। ट्यूमर्स में जो हमने पढ़ने वो 2 पढ़ने, एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। मैं बता चुकी हूँ कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहाँ पे होगा, वो मिड के लेवल पे होगा, ठीक है। ये एसोफिगस है तो इसके मिड लेवल पे होगा, और एडिनोकार्सिनोमा कहाँ पे होगा, वो लोअर पे होगा। और ये कब होता है, जब पहले जर्ड होगा, मतलब रिफ्लेक्स होगा कंटेंट का, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे बैरेट एसोफिगस बन जाएगा, और बैरेट के बाद जो है एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। लेकिन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की एज सच नहीं है, वो जेनेटिक चेंजेस भी उसके अंदर होती हैं, सो वो डेवलप कर सकती है। हमने मज़ीद डिटेल से कुछ हैं, ये जो मैंने एससीक्यूज़ मेंशन किए हैं आपको, वो हम थोड़े बहुत डिटेल से पढ़ेंगे।